आज मैं सिविल सर्विस फोरम के छठे सिक्स्थ एपिसोड में सिविल सर्विस एग्जाम्स के एस्पिरेंट को यूपीएससी के सोशियोलॉजी ऑप्शनल के सेकंड पेपर के संदर्भ में, उसके सिलेबस के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यंग फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को एक टिप्स दिया था। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के सिलसिले में। गुड मॉर्निंग क्या होता है, गुड मॉर्निंग कैसे शुरू होती है, यूपीएससी के एस्पिरेंट के बारे में, कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, कौन से न्यूज़पेपर पढ़े जाने चाहिए और कहाँ से सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए वह मददगार हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। गुड आफ्टरनून में जो आपने मॉर्निंग में पढ़ाई की है उसको कैसे लिखना है और उस पर कैसे चर्चा करनी है, इस संदर्भ में व्यापक रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। युवा दोस्तों, समाजशास्त्र ऑप्शनल जो है उसे लोग किताबों के बीच में ढूंढने का प्रयास करते हैं। कई लोग जर्नल देखते हैं और कई लोग जो सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए प्रकाशित जो गाइडलाइन या इंस्टीट्यूट के किताबों के माध्यम से या उसके राइटअप के माध्यम से तैयारी करते हैं, उस सब के सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सोशियोलॉजी के अध्ययन में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर वन, आपका देखना। समाज में जहां भी जा रहे हैं आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। अब इसका मतलब यह हुआ कि केवल आंखें नहीं खुली होनी चाहिए। समाजशास्त्र के अध्ययन में जहाँ भी आप सुबह से लेकर के शाम से ले होते हुए रात तक काम करते हैं, देखते हैं, भ्रमण करते हैं, वहाँ पर आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूट होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए। दूसरी, आपकी कानें सदैव खुली हुई होनी चाहिए। समाज में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं का आपको देखकर, सुनकर, और तीसरा जो है वह आपका तीसरा जो मुख्य रूप से बिंदु है उसका एम्पिरिकल स्टडी है। एम्पिरिकल स्टडी का मतलब है कि ऑब्जेक्टिफाइड स्टडी होनी चाहिए, बायस्ड स्टडी नहीं होनी चाहिए। अगर बायस्ड स्टडी आपकी होती है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ आप यूपीएससी में अच्छा परफॉर्मेंस आपका नहीं रहेगा, नहीं हो सकता है। यूपीएससी समाजशास्त्र की समस्त बारीकियों को
आपकी उत्तर पुस्तिका में देखना चाहता है, उसके लिए एनसीईआरटी की जो सोशियोलॉजी की पुस्तकें हैं वह आपको आधार बनाना होगा और उस आधार के आधार पर आप अपने आंसर को रेशनलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, बात यह है कि सोशियोलॉजी में किताबों को एक ऐसा आधार बना लेता है लोग जिससे यूपीएससी में हम अच्छा नहीं कर पाते। यूपीएससी का जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर के तहत इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोशल स्ट्रक्चर पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करना होता है। बहरहाल, मैं आप लोगों को इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात रखना चाहूँगा। जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के तहत जो है 2010 के पहले आप देखेंगे उस यूपीएससी के सिलेबस को सोशियोलॉजी का, वह काफ़ी डोमिनेंट सिलेबस हुआ करता था। आज भी सिलेबस काफ़ी डोमिनेंट है, उसमें थोड़े चेंज कर दिए गए हुए हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के साथ साथ जो लड़के एमबीबीएस करते हैं अर्थात डॉक्टर हो जाते हैं, आईआईटी से निकलने के बाद या नॉन सोशल साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी अच्छा कर जाते हैं। मैंने जो देखा है, महसूस किया है और प्रति साल देखते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको 70% मार्क्स आप दे सकता है। केवल लिखने का आपका तरीका होना चाहिए। कोई भी ऑप्शनल ऐसा नहीं है, सिर्फ सोशियोलॉजी को छोड़ करके, जो आपको बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक ला सकता है। मैं या आप स्वयं जानते होंगे, हिस्ट्री से लड़के बहुत compete करते हैं, लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको यूपीएससी में ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकता है और वो 55%, 56% से ऊपर मार्क्स भी नहीं दिला सकता है। वहाँ 60% मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको भारी मेहनत करनी होगी, उसके बावजूद नहीं होगा। लेकिन सोशियोलॉजी एक ऑप्शनल ऐसा है। 2010 से पहले सोशियोलॉजी के साथ एंथ्रोपोलॉजी भी थी। एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत डोमिनेंट डिसिप्लिन था यूपीएससी में। आज 2010 के बाद में एंथ्रोपोलॉजी जो है सबड्यूड हो गया हुआ है, लेकिन हिस्ट्री अपनी कदम पीछे नहीं खींची है। सोशियोलॉजी जिस पैमाने पर थी उसी पर आज भी खड़ी है। अर्थात सोशियोलॉजी में ऑब्जेक्टिफाइड होकर के आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बात यह है कि पेपर सेकंड जो है, जो इंडियन सोशियोलॉजी है,
इंडियन सोशियोलॉजी को लोग ये समझ जाते हैं कि यहाँ मूल रूप से भारतीय समाज की संरचना का केवल अध्ययन करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी या फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी जो पेपर फर्स्ट है, जो आपका बैकग्राउंड, सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड तैयार करता है, वो सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड के आधार पर ही पेपर सेकंड लिखने हैं। तो इसलिए हमारे सिलेबस में 2010 में चेंज किया गया और इसको जो है पहले 2010 के पहले जो पहला टॉपिक होता था मूविंग्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, उसे हटा करके क्या कहें, उसमें परिवर्तन करते हुए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो सीधा संबंध उसका जोड़ा गया है इंडियन सोशियोलॉजी का, वह थ्योरेटिकल पैराडाइम से जोड़ा गया है, जिसमें आपको मैं सिलेबस के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूनिट फर्स्ट ही जो है इसका पेपर सेकंड का, उसमें पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी है, जिसमें इंडोलॉजिकल अप्रोच जो प्रोफेसर जीएस घूरिये जी का है, जो मूल रूप से उदारवादी परिवेश से आते हैं, अर्थात स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोपोजिशन को, थ्योरेटिकल पैराडाइम को भारतीय समाज में स्थापित करने का कार्य किया है। दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के तहत ही प्रोफेसर मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास ने इंडियन सोशियोलॉजी को एक नया आयाम दिया, खास करके रामपुरा के स्टडी के साथ। और तीसरा जो मार्क्सियन अप्रोच है, उस मार्क्सियन अप्रोच के माध्यम से भारतीय सामाजिक संरचना का कैसे अध्ययन किया जाए, इस संदर्भ में प्रोफेसर ए.आर. देसाई का जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उस कंट्रीब्यूशंस को भी यहाँ पर मेंशन करना है। इसके लिए कई किताबें हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे आपके पास साथ। दूसरा यूनिट जो है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। मैंने उपनिवेशवादी व्यवस्था के तहत जो भारतीय समाज में उपनिवेशवाद की धारा भारत में 1757 से शुरू हो रहा है, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो उपनिवेशवाद की धारा को भारतीय सामाजिक संरचना में गढ़ने का जो प्रयास किया गया हुआ है, उसका जो प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा है, उपनिवेशवादी समाज लगभग 1757 से लेकर 1857 तक रहा है। लगभग 100 वर्ष तक भारत जो है उपनिवेशवादी व्यवस्था के तहत जो है सांस लेता रहा है। भारतीय सामाजिक संरचना, चाहे वह हमारा ग्रामीण परिवेश हो अर्थात एग्रीगेरियन क्षेत्र हो, या हमारा अर्बन सेक्टर हो, यहाँ सभी जो है आंगनवादी प्रेसिडेंसी व्यवस्था के तहत ही सांस ले रहे थे। उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, अर्थात परिवर्तन उसके एजुकेशन सिस्टम पर क्या हुआ, हमारे सोशल सिस्टम पर क्या हुआ, हमारे जजमानी सिस्टम पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारे जॉइंट फैमिली पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी धाराओं का विश्लेषण जो है यहाँ पर हमको करना होगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका अर्बनाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, ये बड़ा बृहद टॉपिक है। इसके बाद
भारत में 1858 के बाद, अर्थात सिपाही रिवोल्ट के बाद जब हमारे यहाँ उपनिवेशवादी तंत्र को सबड्यूट किया गया, कमजोर किया गया और उसकी जगह पर एक साम्राज्यवादी इंपीरियलिज्म का सिस्टम जो इम्पोज किया गया, वह इंपीरियलिज्म 1858 से शुरू होकर के 1947 तक, 14 अगस्त 1947 तक रहा। तो भारत में उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद की धारा का विश्लेषण और उसका क्या भारतीय सामाजिक संरचना पर प्रभाव पड़ा, इसके बारे में सिलेबस में कैटेगरीली मेंशन किया गया हुआ है। इसमें मेंशन जो किया गया है वह है उसका सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है यह कैसे शुरू हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जिसके बारे में प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में जो पूरी की पूरी धाराओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उन सारे प्रस्तुतिकरण की अवधारणा को हमको आत्मसात करते हुए अपने सिलेबस के माध्यम से उसमें से पिक एंड चूज करना होगा और उसके बाद में अपने आंसर को सही ढंग से लिख सकते हैं। इसके अलावा इसी दौर में प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से विद्रोह हुए, इन सारी धाराओं का हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। 1757 और 1858 के बीच में जो हमारे यहाँ जो सामाजिक सुधार आंदोलन की जो प्रक्रिया चली, उन प्रक्रियाओं के बारे में भी यहाँ पर हमको विश्लेषण प्रस्तुत करना है। चाहे वह आज समाजी आंदोलन हो, चाहे वह राजा राम मोहन राय के द्वारा सती सिस्टम अर्थात सोशल सिस्टम में मौलिक परिवर्तन करने की बात उठ रही हो, इसका विश्लेषण प्रस्तुत करना है। तो सोशल रिफॉर्म की धारा के अंतर्गत हम लोग इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, जहाँ ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ये सारी धाराओं का हमको बारीकी से समाजशास्त्रीय ढंग से अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें इतिहास समाजशास्त्र के साथ साथ चलता है, यह मैं मानता हूँ और मैं कहता हूँ। मैं बार बार आप लोगों के बीच में, अपने छात्रों के बीच में और पूरे समाज में कहता हूँ कि सामाजिक सुधार आंदोलन जो है वह भारतीय सामाजिक संरचना की और धार्मिक संरचना की या उसकी आर्थिकी का एक प्रमुख आयाम है, जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। बहरहाल मैं 7वें एपिसोड में आपके साथ सिलेबस के दूसरे अंगों को, यूनिट को आपके सामने में रखूंगा और उस पर विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, हमारे साथ आपका सहयोग और भगवान की कृपा बनी रहे। आप इस YouTube चैनल को स्वीकार करते, मैंने लाइक करते रहिए, डिसलाइक करते रहिए और अपना प्यार हमारे पर बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।